उनको मालूम है कि जो साहब जो फिल्म बनाने वाले लोग हैं उनको अगर पैसे का स्रोत यही अंडरवर्ल्ड है और उसी के खिलाफ हम कुछ बोल देंगे तो हमें कौन फिल्में देगा, हम कहाँ फिल्मों में एक्टिंग कर पाएंगे। तो जो एक्टर जानते हैं वो चुप हैं, जो डायरेक्टर जानते हैं उनको लग रहा है कि साहब हमारे पास तो डायरेक्शन मेरा स्किल है, और डायरेक्शन तब होगा जब कोई पैसा लगाएगा, कोई प्रोड्यूसर आएगा जो पैसा लगाएगा फिल्मों पे। स्क्रिप्ट वाले कहते हैं साहब मैं तो स्क्रिप्ट लिख करके तैयार बैठा हूं, लेकिन स्क्रिप्ट चलेगी कैसे, बनेगी कैसे, उनमें कौन एक्टिंग करेगा, कौन डायरेक्टर होगा, कौन म्यूजिक देगा, तो वो कैसे होगा। तो कुल मिलाकर के ये जो सर्विस इंडस्ट्री है एक प्रकार से जो इंटेंजिबल है, बहुत विजिबल नहीं दिखता है आपको, उसमें स्क्रिप्ट राइटर हो, डायरेक्टर हो, एक्टर हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, उन सबके पूरी तरह से हाथ बंधे हुए हैं। इसमें सबसे मजबूत होता है वो लाला जिनके जिनके पर्स में होता है पैसा, और लाला के पर्स को कौन गर्म करता है, तो पीछे कोई और है जो अंधेरी रात को, डार्क नाइट में सारा खेल होता है। और ये पूरा मामला डार्क वेब, डार्क वर्ल्ड का है, समझिए। ये डार्क वर्ल्ड वाले जो हैं ये पूरे मामले को ऑपरेट करते हैं। तो उधर पीछे में अंडरवर्ल्ड है, आगे में प्रोड्यूसर का नाम आ जाता है। अंडरवर्ल्ड कहते हैं कि साहब मैं आपके ऊपर पैसा लगाता हूं, ये लगाइए आप साहब, फिल्में बनाइए और फिल्म को बनाइए, इस फिल्म को चलाने की भी जिम्मेदारी हमारी है, और ये मैं पीछे से पैसा दे दूंगा, आप टिकट का टिकट खरीद लीजिए, पूरा पूरा हॉल खरीद लीजिए, और इस तरह से काम हो जाएगा। खरीद करके अपने लोगों को दे दीजिए। एक हॉल में अगर 500 सीट है, 1000 सीट है, खरीद लीजिए टिकट साहब और दे दीजिए लोगों को, और इस प्रकार से सारे हॉल को खरीद लीजिए। तो ये सब कारोबार चलता रहा, और अब इस सब का पटाक्षेप हो गया है, लोगों के जहन में ये सारी बातें आ गई हैं। तो साहब ये जो ममता कुलकर्णी है ये पहुंच गई अंडरवर्ल्ड के पास। दिल लगाने के साथ पहुंची, या दिल लगाने को मजबूर किया, या जान की धमकी दे दी गई, क्या हुआ ये तो ममता कुलकर्णी ही बताएंगी। लेकिन ममता कुलकर्णी ने शादी कर ली विकी गोस्वामी से। विकी गोस्वामी एक जाना माना चेहरा था अंडरवर्ल्ड का, और बॉलीवुड में भी मशहूर था। क्यों साहब? बड़ी एक्टिंग अच्छा करते थे? नहीं। क्या प्रोड्यूसर थे? नहीं। क्या वो म्यूजिक डायरेक्टर थे? नहीं। क्या वो स्क्रिप्ट लिखते थे? नहीं। क्या वो कैमरामैन थे? नहीं। ये सब कुछ नहीं थे वो। क्या वो टेक्नीशियन थे? और आप कहते हैं ना कि कैमरामैन भी क्या, कैमरामैन 1 2 3 4 13 14 तक जाता है, तो क्या वो साइड बॉय थे? वो भी नहीं थे। वो क्या थे जिनका रसूख था बॉलीवुड में? तो साहब वो थे अंडरवर्ल्ड सरगना और ड्रग का सबसे बड़ा डीलर। ड्रग का सबसे बड़ा डीलर। उस डीलर के साथ ममता कुलकर्णी ने शादी कर ली, और 10 साल ये दुबई में रही। आप सोचिए ये जो इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस, वो कैसे ट्रैप होती हैं और कैसे एक ऐसी दुनिया में चली जाती हैं जहां से निकलना इनके लिए मुश्किल था। आज अगर आप इनकी तस्वीर देखें तो आपको लग जाएगा कि या तो कई बार इन्होंने बोटॉक्स लेकर के या प्लास्टिक सर्जरी करवा करके या ड्रग्स लेकर के इन्होंने अपनी ऐसी हालत बना ली है जो अब पहचान में नहीं आ रही है। वैसे भी उम्र हो गया, और उम्र का भी तकाजा होता है, ये कह सकते हैं आप, लेकिन पहचान में अब ये ममता कुलकर्णी नहीं आ रही है। ममता कुलकर्णी साहब विकी गोस्वामी के साथ शादी कर लेती हैं, और उसके बाद ड्रग के कारोबार में शामिल हो जाती हैं। 10 साल दुबई में रहती हैं। भारत की पुलिस ने एक बार नहीं 2 बार इन्हें गिरफ्तार किया। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार किया, अदालत में केस पहुंचा, अदालत में पहुंचने के बाद अदालत ने इन्हें कंफर्म किया कि हां आपने अपराध किया है, आप इस अपराध में शामिल हैं। इनको सजा भी मिली, और हैबिचुअल ऑफेंडर ये बनी। आप कल्पना कीजिए, ये ममता कुलकर्णी महोदया हैबिचुअल ऑफेंडर बनी। किस केस में? ड्रग सप्लाई करने के केस में। ड्रग खरीदने, ड्रग लेने, ड्रग बंटवारा करने, ड्रग को बेचने के केस में ये अपने पति के साथ गिरफ्तार हुई, विकी गोस्वामी और ममता कुलकर्णी। तो कुल मिलाकर के ये ड्रग डीलर कंफर्म हो गई। ये मैंने, आपने या किसी और ने कंफर्म नहीं किया, स्वयं अदालत ने कंफर्म किया, आप हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। अब ये बात सही है कि ममता को ये बात
मन ही मन मन काफी एक प्रकार से बेचैन रहता होगा। ये सताता होगा कि मैं क्या थी, क्या हो गई हूं। मैं एक एक्टिंग करने के लिए आई थी, छोटे से परिवार से आई थी, बहुत मामूली मध्यम वर्गीय परिवार से वो आई थी और वो फिल्मों में अपनी पहचान बनाई थी एक्टिंग के जरिए, अपनी खूबसूरती के जरिए। लेकिन किस रास्ते पर निकल गई, ये सोच सोच करके हो सकता है कि बार-बार सोचती होंगी कि मैं इस रास्ते पर, लेकिन निकल के जाएं कहां, रास्ता क्या ढूंढा उन्होंने। इसलिए मैंने कहा आपको कि अब ऐसा लगता है कि सनातन पर लोगों को पुनर्विचार करना पड़ेगा। अगर सनातन के झंडा बरदार ऐसे ही लोग रहेंगे, लोग वैसे तो कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण लिखने वाले भी वो लूटपाट ही करते थे वाल्मीकि, और फिर वो मरा मरा जपते जपते राम राम कहने लगे थे। अब ये सब कहानियां हैं, लेकिन आज के दौर का जो सनातन है, अगर ममता कुलकर्णी के हाथ में जाता है तो इसमें मुझे कुछ संदेह की बू आ रही है। ये यूं ही नहीं हो रहा है, दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन ये शंका भी स्थापित कर रहा है कि अभी आप देखिए 13,000 करोड़ का ड्रग दिल्ली में पकड़ाया था। सुशांत और दिशा की जो मौत हुई है उसमें ड्रग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी हुई है और मुंबई का नारकोटिक्स डिपार्टमेंट सबको मालूम है कि कहां कहां ड्रग चल रहा है और आज भी चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि 13,000 करोड़ का ड्रग अगर पकड़ा चला गया तो ड्रग तो मार्केट से खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं है। आज भी रेप पार्टियां हो रही हैं, फार्म हाउसेस में पार्टियां हो रही हैं, पब में पार्टियां हो रही हैं, नाइट आउट हो रहे हैं, और सैकड़ों हजारों इस देश के नाइट क्लब्स जो हैं वो सबसे बड़ा अड्डा है ऐसे ड्रगों का। किन किन ड्रग को वे लोग बेच रही थी वो बताने की जरूरत नहीं, आप गूगल करेंगे आपको सब मिल जाएगा कि ममता बनर्जी किन दो स्पेसिफिक ड्रग को बेच रही थी। ये महत्वपूर्ण नहीं है। क्यूबाइब अगर आपको कुछ इंसाइट दे रहा है तो ये समझने की बात है कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो 13,000 करोड़ का ड्रग यहां पकड़ा गया। मुंबई और देश भर के सभी नाइट क्लब्स में ड्रग्स चलते हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब ये भी नहीं कह सकते हैं कि सारे नाइट क्लब्स में ड्रग चलते हैं। बहुत सारे नाइट क्लब्स में ड्रग चलते हैं और ये पुलिस की देखरेख में चलते हैं, ये ध्यान रहे। ये ड्रग का कारोबार, ये दिखाने के दांत कुछ हैं, खाने के कुछ और हैं। ड्रग के लिए प्रधानमंत्री फोन भी करते हैं कि जो नशेड़ी हैं उनको उनकी नशा मुक्ति के लिए वो अलग अलग होम भी बना रहे हैं, घर भी बना रहे हैं। अब उसमें कौन जा रहा है, नहीं जा रहा है, उसमें भी सरकारी पैसे का वारा न्यारा हो रहा है, वो नहीं मालूम। लेकिन ड्रग एक बहुत बड़ा बाजार है, लाखों करोड़ का बाजार है, लाखों करोड़ का। अब वो हर जगह बिक रहा है। अब साहब मैं हैरान हो गया कि ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर क्यों बनाई जा रही है और महाकुंभ ये क्यों पहुंच गई हैं। अगर पहुंची हैं तो ये किन्नर अखाड़े को क्यों चुनी है। ध्यान रहे आपको 2013 और 2016 में किन्नर अखाड़े का गठन हुआ और देहोदा 2013-14 में महिला अखाड़े का गठन हुआ। सनातन धर्म में जो 12-13 अखाड़े हैं उसमें महिला अखाड़े नहीं थे। तो महिला साध्वियों ने कहा कि अगर नागा का अखाड़ा हो सकता है, साधुओं का विभिन्न अखाड़ा हो सकता है, तो शंकराचार्य ने तो 4 ही अखाड़े बनाए थे। तो ये जब इतने अखाड़े अब बन गए हैं तो उसमें महिलाओं का भी अखाड़ा होगा, साध्वियों का भी अखाड़ा होगा। और साध्वी को माई कहा जाएगा और नागिन भी कहा जाएगा। उन्होंने खुद ही कहा कि साध्वी को माई कहा जाएगा, नागिन कहा जाएगा। तो साध्वियों का भी अखाड़ा होना चाहिए। इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई कि महिलाओं का अखाड़ा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और आखिर में महिलाओं को इसमें विजय मिल गई और 2013 में महिला अखाड़े का गठन हो गया।